Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT update. You all are fine and doing well in studies as well. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं साइंस में बहुत सारे चैप्टर हम लोग कर चुके हैं. फिजिक्स का हमारे चैप्टर बचे हैं थोड़े बहुत, तो हमने वर्क एंड एनर्जी बचा है, साउंड भी बचा है. हम लोग करेंगे धीरे धीरे, ठीक है. टेंशन की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा हर चीज़, ठीक है. तो वर्क एंड एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपने जो है प्रीवियसली हम लोग बात की थी सारे मतलब डिफरेंट चीज़ों को मोशन में डिस्क्राइब करने की, है ना. कॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, और हमने जो है एक अनदर कॉन्सेप्ट सीखा था. अब जो है हम लोग एक नेचुरल फिनोमेना जो है वर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है. सो क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर, है ना. तो अभी रिएक्शन अगर मैं हमें पता है कि सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको फूड चाहिए होता है. लिविंग बींग जो होता है उनको सिविल बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है उनके सर्वाइवल के लिए. और जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेस होती हैं, ठीक है. तो एनर्जी फॉर दीज प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम द फूड. हमें पता है कि ये सारी जो प्रोसेस होती हैं, ये सारी जो लाइफ प्रोसेस होते हैं, इनके जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, हमारे फूड से आती है. और जो एनर्जी होती है फ्रॉम द अदर एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए जो है ये जो है हमें इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है ना. ये चीज़ तो आप लोग मानते हो. अब डिस्ट्रेक्शन एक्टिविटीज़ जो है आर स्ट्रेंथनेस रिक्वायर मोर एनर्जी, ठीक है. हमें बताया एक्टिविटीज़ डेट आर स्ट्रेंथनेस, यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है उनको जो है ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. एनिमल जो है वो भी जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं. जैसे डिस्टेंट अगर जो है हमें दे में जंप और रन, और दे हैव टू फाइट, मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, ठीक है. उनको फाइट करना होता है, उनको अपना फूड फाइंड आउट करना होता है, उनको अपने लिए सेफ प्लेस फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है. तो अगर डिएशन में बात करूँ तो सब एनिमल जो है वो जैसे गाय बैल वगैरह होते हैं जिनको हम ड्रॉट एनिमल्स बोलते हैं. आपने इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एनिमल्स को दो प्रकार से यूज़ करते हैं, एक तो मिल्क के लिए और दूसरा जो है ड्रॉट लेबर के लिए. तो ड्रॉट लेबर वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको लेबरिंग में वो जो जाते हैं, है ना. तो वहाँ लेबरिंग में डिएस्टेंट क्या होता है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैवी लोड्स उठाते हैं, है ना. इन सभी चीज़ों के लिए उनको क्या चाहिए, उनको कॉमन सी चीज़ चाहिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी, ठीक है. अब कंडीशन हम लोग मशीनों की बात करें, है ना. तो मशीन जो जो हमने आज तक जितनी भी हमने मशीनें देखे हैं तो उनको भी जो है कैसे वर्क करती हैं, वो उनको भी जो है क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. पेट्रोल और डीजल की बात कर लें, लिविंग बींग्स की बात कर लें, ये सभी लोगों को क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है ना. अब व्हाट इज वर्क, वर्क देयर इज डिफरेंस इन वे वी यूज द टर्म वर्क टू इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना. तो अगर इसमें साइंस की बात करूँ तो हम ये पॉइंट हम लोग जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने एक बच्चे का एग्जांपल आपको देती हूँ, कमाली. वो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है, आपकी बुक में ही है. बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रही है, बुक्स रीड कर रही है, डायग्राम ड्रॉ कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है थॉट्स, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर रही है ना, क्लासेस अटेंड कर रही है. तो ये सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है. अगर इन कॉमन टर्म में देखूँ तो मैं कहूँगी कि शी इज़ वर्किंग हार्ड. लेकिन क्या वो सच में वर्क कर रही है साइंटिफिक डेफिनेशन से, नहीं कर रही है वो वर्क. साइंस कहता है कि वो वर्क नहीं कर रही है. क्यों कहता है साइंस वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि साइंस के पर्सपेक्टिव में वर्क की डेफिनेशन अलग है जो हम कॉमन पर्सपेक्टिव में देखते हैं, है ना. सपोज जैसे एक रॉक है, उसको आप लोग बहुत हार्ड बिल्कुल ताकत लगा रहे हो, कब से खिसकाने की कोशिश कर रहे हो, आप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गए हो. हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क, ठीक है. आपने कोई वर्क नहीं करा है क्योंकि वही कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ. रॉक उधर से उधर तक हिला तक नहीं हो, है ना, वहीं अपनी चीज जगह में ही है ना. कुछ देर तक ड्यूरेशन आप लोग जो है कहाँ पे खड़े हो, एक हैवी लोड को अपने सिर पर लेके खड़े हो, आप बहुत टायर्ड हो गए हो, है ना. यू स्पेंड बहुत सारी एनर्जी आपने जो है स्पेंड कर दी है. यू आर यू डूइंग वर्किंग द लोड. तो डिस्टेंट इसमें भी आपने काम नहीं करा है क्योंकि डिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं. आप खाली उसको लेके खड़े हो, आप लोग खाली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना. अब डिस्टेंट आप लोग क्या करते हो, आप एक सूटकेस लेते हो, आप उसको लेके क्लाइंब करते हो स्टेयर्स, ठीक है, सेकंड फ्लोर में पहुंचते हो. आप वहाँ पे एक ट्री देखते हो, वहाँ पे चढ़ते हो. तो यहाँ पे साइंटिफिक डेफिनेशन से आपने बहुत वर्क करा है क्योंकि आप फोर्स भी अप्लाई कर रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट भी ले जा रहे हो और आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, है ना. तो यहाँ पे बहुत कम करा है. तो in our day-to-day life, we consider many useful physical or mental labor as work. Activities like playing in the field, talking with the friends, humming a tune, watching a movie, attending a function are sometimes not considered to be a work. ये जो है वर्क कंसिडर नहीं किए जाते. क्यों नहीं किए जाते हैं? द रीजन इज पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस. साइंस के पर्सपेक्टिव में वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क की डेफिनेशन बस इतनी सी है, देख लो.
वर्क की डेफिनेशन साइंस के पर्सपेक्टिव में बस इतनी सी है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ इतनी सी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का साइन आपका एस होता है, ठीक है, एस ले सकते हो, ये एस के ऊपर ऐसे साइन कर सकते हो, ज़्यादा वो बड़ी क्लास वाली फीलिंग लानी है तो ये कर सकते हो। तो मतलब वर्क की डेफिनेशन बस इतनी सी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला बताऊँ क्या होता है, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इसलिए होता है क्योंकि अभी आप अभी पढ़ोगे क्या, जो आपका वर्क डन बाय ऑब्लिकली ऑब्जेक्ट जो वाला है वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो आपको कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जो वर्क डन है वो एंगल के बेसिस में फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट हम लोग, मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया वर्क का, तो अब साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या सिचुएशन है वो? सबसे पहले पुश अ पेबल लाइंग इन द सरफेस, द पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, यू गेट एक्सर्टेड बाय द फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गॉट डिस्प्लेस्ड। इन दिस सिचुएशन द वर्क इज डन। अब जैसे सपोज मान लो कि एक पत्थर जो है टेबल में रखा है, आप उस पत्थर को जो है डिस्टेंस में मूव कराना चाह रहे हो, आपने कंसिडर द अमाउंट ऑफ फोर्स जो है उस पेबल में अप्लाई करी, लेकिन पेबल जो है डिस्प्लेस नहीं हुआ। पेबल सॉरी पेबल अगर आपका डिस्प्लेस्ड हो गए, थोड़ा सा मूव हो गया, तो इसका मतलब वर्क जो है आपने करा है। गर्ल जो है ट्रॉली पुल कर रही है, ट्रॉली मूव करती है थोड़ी डिस्टेंस, गर्ल ने ट्रॉली में फोर्स एक्सर्ट करा और ट्रॉली मूव करी, इसका मतलब कि इसमें भी वर्क हुआ है। अगर आप दूसरे फोर्स को लिफ्ट कर रहे हो एक टेबल से, तो वो हाइट, तो आपने फोर्स अप्लाई करी और वो बुक जो है थोड़ी हाई में आ गई, कोई हाइट थोड़ी फोर्स ने रीच भी कर ली, तो इसमें भी आपने फोर्स अप्लाई करी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ भी आपने वर्क करा है। फिर आप अगर इन सारी सिचुएशन को डिस्टेंस क्लोजर लुक देखो, तो आपने देखोगे कि मैम साइंस के हिसाब से जहाँ तक हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमें ये तो महसूस हो रहा है कि मैम साइंस ने कुछ तो रिलेशन रखा है वर्क डन का विथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ तो आप लोगों को क्या हो गई होगी, अभी तक समझ में आ गई हो, ठीक है। अब डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स का क्या है कि सपोज मान लो अगर एक डिब्बा आपके टेबल में रखा है, आपको उसको मूव कराना है, आप क्या करोगे, तो चलो उस डिब्बे में लगाओगे फोर्स, और जब उस डिब्बे में फोर्स लगाओगे, अगर वो डिब्बा मूव करा, तो इसका मतलब कि आपका जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, आपका वर्क डन कंप्लीट है। वर्क डन के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम लोग क्या कहते हैं, वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपकी होती है कॉमन डेफिनेशन, जो एक बच्चा रटते हुए आ रहा है अपने क्लास से कि भाई हाँ हमें जो है पेपर में यही डेफिनेशन लिखनी है। पर क्या आपको इस डेफिनेशन का मतलब पता है? इस डेफिनेशन में क्या बोला आपने, बोला वर्क इज डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये डेफिनेशन ये खड़ा कर, वर्क डन की तो डेफिनेशन बस इतनी सी है बच्चे, वर्क डन की डेफिनेशन बस इतनी सी है कि आपने फोर्स अप्लाई करी और उससे जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिर्फ इतनी सी। अब वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, ये आपको बताता है कि आपका वर्क जो है पॉजिटिवली डन है, नेगेटिवली डन है, या फिर आपका जीरो वर्क डन है। ये जो डायरेक्शन वाला है ना चीज़, ये आपको ये तीन चीज़ें डिफाइन करवाता है। If it is in the direction of force applied, so it is positive work done. If it is not in the direction of force applied, opposite direction of force applied, then it is negative work done. अगर आपका फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट बीच में एंगल 90 डिग्री का बनाता है, तो वो वहाँ पे जीरो वर्क डन होता है। तो जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये सिर्फ आपको ये तीनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वो आता है कोई क्वेश्चन कि मैम आपने बोला वर्क डन इज ओनली द स्केलर क्वांटिटी, ऐसा क्यों? डेफिनेशन में तो हम साफ बोल रहे हैं कि भाई वर्क डन इज डन व्हेन देयर इज फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ व्हेन देयर इज फोर्स अप्लाइड देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोले तो मैम वाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी इज टॉकिंग फॉर द डायरेक्शन ऑल्सो? नो, इट इज नॉट टॉकिंग फॉर द डायरेक्शन, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्क डन क्या है, वर्क डन सिर्फ इतना सा है कि आपने फोर्स अप्लाइड करी और डिस्प्लेसमेंट हुआ, कोई भी डायरेक्शन फोर्स में, वो ये हमें मैटर नहीं करता, लेकिन आपने जो फोर्स अप्लाइड करी ना, आपने जो मेहनत करी ना, उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ, बस वर्क डन को इतना फ़र्क पड़ता है और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना।
तो अब अगर रिएक्शन बात आती है आपकी स्केलर क्वांटिटी की, तो वर्क डन सिर्फ इतने में तो डिपेंड कर रहा है कि भाई आपने फोर्स अप्लाइड करी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसी डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो जिस डायरेक्शन में हो हमें मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्क डन चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैग्नीट्यूड में डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा है। डायरेक्शन तो हम इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोग 3 चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन कर सको, और वो 3 चीज़ें कौन सी है? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। ठीक है, तो ये जो डाउट था मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वाई इट इज़ नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज होते हो कि भाई मैम इसमें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वाई नॉट वर्क डन? वर्क डन नहीं है, वर्क डन को सिर्फ इतना चाहिए कि आपने फोर्स अप्लाइड करी, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स अप्लाइड से, बस इतना, उससे ज़्यादा उसको मतलब नहीं होता। उससे ज़्यादा उसको अगर मतलब होता है डायरेक्शन से, तो वो तब होता है जब आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है 3 चीज़ों के बीच में, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। क्लियर? तो अब इसमें मैंने आपका बहुत टाइम स्पेंड करा है ये समझाने में कि वाई दैट इज। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग पढ़ेंगे वन जूल के बारे में। तो वर्क डन की जो ऐसा यूनिट है वो होती है जूल। और वन जूल क्या है? वन जूल है अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड एंड देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर अलोंग विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब डियर स्टूडेंट आप लोग जो है बहुत केयरफुली देखो, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। जब कोई ऑब्जेक्ट में जो फोर्स है वो जीरो है, व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो? रिफर टू द कंडीशन दैट आर टू बी सेटिस्फाइड, से दैट वर्क इज डन। ठीक है, अब देखो, अब आप एक कंसिडर करो सिचुएशन इन विच फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सपोज डिस्टेंस एक आपका बच्चा है जो कि जो है क्या कर रहा है, कार को पुल कर रहा है। जब वो कार को डिस्टेंस पुल कर रहा है तो वो एक डायरेक्शन में कार को पुल कर रहा है और उसने फोर्स अप्लाई करी, और डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन में जहाँ पे उसने फोर्स अप्लाई करी। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तब आपका क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन होता है। जब डिस्टेंस क्या होता है, आपने फोर्स अप्लाई करी पर आपका जो डायरेक्शन है वो वाली डायरेक्शन में नहीं गया ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी थी, तो इस केस में क्या होता है? आपका नेगेटिव वर्क डन होता है। और जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है, तो आपका जो होता है जीरो वर्क डन को कैसे डिफाइन करोगे? सपोज जैसे यहाँ पे जीरो वर्क डन आपकी बुक ने अच्छी तरह आपको कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है। कॉस जो 90 डिग्री की वैल्यू होती है ना, वो आपकी जीरो होती है। इसलिए ड्यूरेशन हम लोग जो है जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, वर्क डन इक्वल्स टू 4 जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट जो भी हो, लेकिन अगर आपका एंगल 90 डिग्री का है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जीरो पुट कर दो, आपका पूरा आंसर वर्क डन का जीरो आ जाता है। क्लियर? तो अब इसमें हम लोग नेक्स्ट आते हैं एनर्जी में। तो डिस्टेंस आपको पता है कि लाइफ जो है इम्पॉसिबल है एनर्जी के बिना, क्योंकि रिएक्शन हमें जो है एनर्जी चाहिए हर काम करने के लिए। चाहे वो आपको सुबह उठना है, आप आलस से उठ रहे हो सुबह, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। चाहे आप खाना खा रहे हो, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। चाहे आप दौड़ रहे हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, है ना? तो आप अगर इस समय एनर्जी की बात करूँ तो वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज इन डेली लाइफ, बट इन साइंस वी गिव इट द definite and the precise meaning. Let us consider the following examples. When a fast-moving cricket ball hits the stationary wicket, the wicket is thrown away. Similarly, when an object, when raised to a certain height, gets capability to do work. You must have seen when a raised hammer falls on the nail placed on this piece of wood, it drives nails into the wood. We have also observed the children winding a toy, such as toy car. When the toy is placed on the floor, it starts moving. When the balloon is filled with the air and we press it, we notice the change in its shape. As long as we press it gently, it comes back to its original shape. When the force is withdrawn, however, if we press the balloon hard, we can even explode, producing blasting sound. In all these examples, the object acquires through different means the capability of doing work. An object having capability to do work is said to be energy, है said to possess energy. ठीक है, अब देखो पेशेंट, मैंने अगर कहा कि मेरे पास एनर्जी है, भाई देखो सिंपल सी बात है, आप काम तभी कर पाओगे जब आपके पास एनर्जी होगी। ये बात तो सब लोग मानते हो, चाहे आप कितना भी अंग्रेजी पढ़ लो बुक में जो भी लिखा है, लेकिन ये तो कॉमन चीज़ है ना, ये तो कॉमन सेंस है। आप रोज़ जो है अपने आसपास देखते हो, आपको पता है कि भाई मैं तभी काम कर सकता हूँ जब मेरे अंदर एनर्जी हो, है ना?
आप लोग जब आपका जो है जब आप बहुत थके होते हो तो आप क्या कहते हो, भाई आज तो मेरे पास बिल्कुल ताकत ही नहीं है, आज में से काम नहीं होगा। और जब आपके पास ताकत होती है आप फट से काम कर लेते हो, है ना। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी वही तो है कि भाई कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर आप वर्क कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास एनर्जी है, और अगर आप वर्क नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है ना। तो डिस्टन ये सिंपल सी चीज़ थी कि भाई वर्क डन, इसका मतलब वर्क डन और एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन निकाल पा रहे हो? मैंने कहा कि आप वर्क डन तभी कर सकते हो जब आपके पास एनर्जी हो। तो इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, हम लोग इक्वलेंट कर सकते हैं ना उनको, क्योंकि भाई देखो मैं एनर्जी और वर्क के बीच में आपको रिलेशन बता रही हूँ। आप एनर्जी, अगर आपके पास एनर्जी हो तो आप वर्क कर सकते हो, तभी कर सकते हो ना वर्क। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क क्या है? वर्क है इसका मतलब आपकी एनर्जी क्या है? एनर्जी आपका कैपेबिलिटी टू डू वर्क। अगर आप वर्क कर पा रहे हो तो इसका मतलब मैं कहूँगी कि हाँ इस इंसान के पास बहुत एनर्जी है। अगर ये वर्क नहीं कर पा रहे तो मैं इससे कहूँगी कि भाई बिल्कुल ताकत ही नहीं है ना। तो भाई वर्क एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी टू डू वर्क। इसका मतलब वर्क और एनर्जी जो है आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है हाँ। एक भी हटता है तो आपका वर्क डन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ड्यूरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको समझा दी, इनके बीच की ड्यूरेशन। तो इसलिए हम लोग एनर्जी और वर्क इनको इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। अब ड्यूरेशन यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे ना बता रखा है एन ऑब्जेक्ट पॉजेज एन ऑब्जेक्ट विच, ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूजेज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स द एनर्जी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि जो ऑब्जेक्ट जो वर्क करता है वो क्या करता है, वो तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, अगर आप कोई काम करोगे तो आपकी एनर्जी रेडिएट होगी, और जो जिस चीज़ में आप अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहे हो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करेगा। ये चीज़ तो आप क्लियर कर रहे हो ना, ठीक है। अब डिस्टर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ में आते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे क्या लिखी है इन्होंने कि ऑब्जेक्ट दैट पॉजेज एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस है ये तो आपको पता ही है, ठीक है, कॉमन सेंस है। तो व्हेन दिस हैपेंस एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द फॉर्मर टू इट्स लेटर, the second object may move as it receives the energy and therefore do some work. Thus, the first object has capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do work. Energy possessed by an object is thus measured in the terms of capacity of doing work. ठीक है, तो the unit of energy is therefore the same as that of work, that is joule. 1 joule is the energy required to do 1 joule of work. Sometimes a larger unit of energy called kilojoule is used where 1 kilojoule is equal to 1000 joule. ठीक है, ये चीज़ आपको जो है क्लियर हो गई कि 1 kilojoule किसके इक्वल होता है? 1000 joules के इक्वल होता है। अब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट आते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। अब डिस्कशन एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, मतलब डिफरेंस है, थर्मल एनर्जी, ठीक है, मतलब हीट एनर्जी, बहुत सारी टाइप की एनर्जी आपकी होती है, ठीक है। अब डिस्कशन अगर मैं आपके नेक्स्ट हूँ तो यहाँ पे जेम्स प्रेस्कॉट के बारे में पढ़ लो। इनका क्या है कि जूल वॉज आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिजिक्स. He is best known for his research in electricity and thermodynamics. Amongst the other things, he formulated a law for heating effect of electric current. He also verified experimentally the law of conservation of energy and discovered the value of mechanical equivalent, the mechanical equivalent of heat. The unit of energy and the work called joule is named after him. अब दूसरा अगर मैं आऊँ आपके पास काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी क्या है? द मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क एज देन ऑफ द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लोअर। भाई मैंने आपको बताया है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट है तो बहुत तेज चल रहा है। सपोज मान लो दो बॉलर्स है मेरे पास, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दो बॉलर्स हैं, क्रिकेट सब लोग देखते हैं, ठीक है, आई नो दैट हर कोई मतलब फैन होता है क्रिकेट का, तो मतलब वो देखते हैं। तो क्रिकेट में क्या होता है, सपोज मान लो मेरे पास दो बॉलर्स हैं, एक बॉलर जो है बड़े स्लोली बॉल मतलब बॉल फेंक रहा है, बहुत ही मतलब स्पिन बॉलर है, वो बहुत धीरे धीरे फेंक रहा है, और दूसरा बिल्कुल वो बाउंसर वाली बॉल होती है ना, बिल्कुल वो फेंक रहा है बहुत तेज स्पीड से। आपको क्या लगता है? और मतलब इस अभी आगे बैट्समैन नहीं हो, खाली प्रैक्टिस कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है, तो बताओ किससे जल्दी जो है स्टंप में लगने के चांसेस हैं? ऑब्वियसली बाउंसर वाले के। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पिन बॉलर की, जो स्पिन फेंक रहा है उसके कम चांसेस हैं, क्योंकि भाई वो बॉल बहुत धीरे फेंकते हैं ना स्पिन वाले जो बॉलर्स हैं, हालांकि चकमा दे देते हो लेकिन बॉल बहुत धीरे फेंकते हैं। तो भाई वर्क डन जो है कौन ज़्यादा करेगा? जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना, जो ज़्यादा तेज जो है चलेगा,
है ना। तो मतलब मेरा समझाने का आपका मकसद ये था कि भाई जो चीज़ ज़्यादा जल्दी मूव करती है वो ज़्यादा वर्क डन करती है एज़ कम्पेयर टू चीज़ जो बहुत धीरे धीरे मूव करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट दे रखे हैं, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, अ रोटेटिंग व्हील, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क। हाउ डज द बुलेट प्लीज द टारगेट? हाउ डज द विंड blades wind moves the blades of the windmill? Object in the motion possess energy. We call this energy kinetic energy. The falling coconut, speeding car, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing wind, a running athlete, etc. possess kinetic energy. In short, kinetic energy is the energy possessed by the object due to its motion. ठीक है, तो kinetic energy of an object increases with the speed. ठीक है, how much energy possessed by the moving body by the virtue of its motion? By definition, we can say that kinetic energy of the body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make the acquired velocity. तो यहाँ पे देखो बड़ी अच्छी चीज़ कही है इन्होंने कि भाई काइनेटिक एनर्जी है क्या? काइनेटिक एनर्जी सिंपल सी चीज़ है, एडिशनल एनर्जी पॉसेस बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी जो कि दौड़ने से, यानी कि वर्क जब आप मोशन में होते हो ना, जो भी मोशन में होते हो, तो एनर्जी पॉसेस बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। मोशन के द्वारा जो एनर्जी पॉसेस कर रहा है ऑप्शन, एनर्जी ला रहा है, वो एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी कम उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि जैसे मोशन से आ रही है ना काइनेटिक एनर्जी। अब जब मोशन से आए तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि भाई अगर हमने वेलोसिटी ज़्यादा कर दी तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम कर दी तो कम होगी, है ना। तो ये तो डायरेक्ट है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है अंग्रेजी भाषा इनकी। मैं आपको बता देती हूँ कितना ज़्यादा ईजी है इसका डेरिवेशन। सबसे पहले मैंने आपको कैसे कहा था, एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। क्यों कहा मैंने आपसे ऐसा? इसलिए कहा, मैंने रटाई भाषा नहीं सिखाई आपको बुक की। मैंने आपसे इसलिए कहा बच्चे क्योंकि रिलेशन मैंने आपको बताया। मैंने आपसे कहा कि आप वर्क डन तभी कर सकते हो जब आपके पास एनर्जी हो। भाई आप एक दिन सोए हो बिस्तर में, आप बीमार हो, सपोज मान लो आपको बुखार आ रखा है, हाई फीवर, आपकी मम्मी आपसे कहती है चुपचाप काम करिए, कमरा वमरा सही कर, झाड़ू लगा। अब आप कैसे लगाओगे झाड़ू? आप बीमार हो, आपके पास ताकत नहीं है, आप क्या कहोगे? मेरे पास एनर्जी नहीं है यार, मेरे पास ताकत ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, है ना। तो जब आपके पास ताकत नहीं होती जैसे, तो आप वर्क डन नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है जो आप अपने डेली लाइफ में नोटिस करते हो, है ना। तो आप वर्क डन तभी कर सकते हो जब आपके पास जो है क्या हो, एनर्जी हो। अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है, अगर आपके पास ताकत ही नहीं है, तो आप काम कैसे कर सकते हो? सिंपल सी चीज़ है ना ये। तो भाई एनर्जी और वर्क डन के बीच में रिलेशन यही है। और अगर आप वर्क डन करते हो तो जिस ऑब्जेक्ट में आप अपनी एनर्जी रेडिएट करते हो, यानी कि आप एनर्जी गवाते हो, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? एनर्जी गेन करता है, वो ऑब्जेक्ट में एनर्जी आती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आपको? जैसे अगर आप बॉल फेंक रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? वर्क डन कर रहे हो बॉल फेंकने का। अब जब आप वर्क डन कर रहे हो बॉल फेंकने का, तो आप क्या कर रहे हो? अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहे हो बॉल फेंकने के लिए ना। आप ताकत तो चाहिए बॉल फेंकने के लिए भी, तो जब बॉल फेंकने की ताकत लगा तो बॉल में जो है, बॉल जो ऑब्जेक्ट है वो एनर्जी गेन कर रहा है, क्योंकि जब आप बॉल फेंकोगे तो उसमें एनर्जी आएगी और वो आगे को जाएगी। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। तो इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। मैंने इक्वलेंट इनको कर लिया, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। मैं लिख सकती हूँ, ये देखो एक मिनट, एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, अब मेरे को पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। अब मैं एफ को और क्या लिख सकती हूँ, मैं एफ को लिख सकती हूँ एम इंटू जी। एम जी लिख देती हूँ, या फिर मैं लिख देती हूँ एम ए लिख देती हूँ। ठीक है, एम ए, क्योंकि मैंने पढ़ा था अपने वो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में कि भाई एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फिर इंटू एस। अब मैं एम ए को क्या किसी चीज़ से रिप्लेस कर सकती हूँ? यस मैम, आप बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हो। हमने एक पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये जाएगा वी स्क्वायर, एम ए को नहीं करती मैं रिप्लेस, सॉरी, उसको, ए एस को, ए एस को, ठीक है, ए एस को। तो ये हो जाएगा हमारा एम
मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है भाई, जब आप कोई ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ना हम, कि एनर्जी पॉसिबल बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, तो भाई जब आप कोई ऑब्जेक्ट के ऐसी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसके अंदर, बिल्कुल भाई भगवान ने कहा कि आशीर्वाद भव, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, नहीं ऐसे नहीं आती ना। ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में लाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे एक पक्षी भी होगी, वो आपको ऊपर उड़ती हुई दिख रही है, मोशन में दिख रही है, तो इसका मतलब ऐसा तो होना कि वो सब हमेशा जो है मोशन में ही थी, हमेशा तो होना थी वो मोशन में, कभी ना कभी तो पेड़ की डाल में बैठी होगी और वहां से उठ के गई होगी, है ना। तो भाई इनिशियली हर ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है, जीरो वेलोसिटी में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यू को हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई 2, जिसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी का बहुत सुंदर सा डेरिवेशन मैंने आपके सामने कर दिया, बहुत इजी डेरिवेशन था, मैंने आपको बता दिया कैसे हर चीज़ आपकी होती है। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की मैं क्या बात करूँ, पोटेंशियल एनर्जी अपनी बहुत प्यारी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है डिस्टेंस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी पॉसिबल तो ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट या फिर चेंज इन द शेप। ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पॉसिबल तो ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, एनर्जी पॉसिबल तो ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट और द चेंज इन द शेप इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, सो एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, energy transferred to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in the velocity or speed of an object। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इफ इट डज नॉट कॉज चेंज इन द स्पीड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि जैसे उसमें चेंज ऑफ स्पीड और वो थोड़ा हो रहा है, उसमें आपका चेंज इन शेप और हाइट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट, तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, हाइट वाली, जो कि होती है आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली, आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो हाइट वाली के बारे में पढ़ लो। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एनर्जी व्हेन इट इज रेज्ड थ्रू अ हाइट, दिस इज बिकॉज द वर्क डन ऑन अगेंस्ट द ग्रेविटी व्हाई इट इज बीइंग रेज्ड। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है कि भाई सपोज मेरे पास दो बॉल है और नीचे आप एक ऐसी जगह में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो नीचे बहुत ज़्यादा जो है रेत के कत्ते वत्ते रखे हैं और पूरा रेत खाली करी हुई है, तो आपने क्या करा, आपकी बहुत मंजिल जो है 5 मंजिल तक जो है बन गई है, आपकी बिल्डिंग 6 वाली बन रही है। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले आप फर्स्ट फ्लोर में खड़े हुए, आपने यहाँ से मस्त जो है बॉल ली, एक छोटी सी क्रिकेट बॉल ली, वो आपने नीचे डाली। अब वहाँ रेत में उसने क्या करा, थोड़ा सा डिप्रेशन बनाया, इतना सा डिप्रेशन बनाया। अब क्या हुआ, आपने फिर इसी सेम बॉल को जो है 5th मंजिले से जो है नीचे फेंका, फिर उसने जो है इतना बड़ा डिप्रेशन बनाया। ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब ज़रूर ये वाली जो 5th फ्लोर से फेंकी हुई बॉल है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तभी इसने ज़्यादा गहरा गड्ढा बनाया। ऐसा डिस्टेंस इसलिए हुआ क्योंकि आप जो है वर्क डन कर रहे हो ना, जब आप उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जा रहे हो, ऊपर 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 वर्क डन कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो है एनर्जी जो है ले रहा है, एनर्जी जो है अपने पास जो है जनरेट कर ले रहा है, गेन कर ले रहा है एनर्जी, है ना। आप जब उसको ऊपर जा रहे हो, हाइट रीच करा रहे हो, तो आप उसको ऊपर जाने में ताकत लगा रहे हो, है ना, अपनी एनर्जी रेडिएट करा रहे हो ऊपर जाने में उसको, तो वो क्या कर रहा है, वो एनर्जी को स्टोर करते जा रहा है, गेन करते जा रहा है। और जब आप इसको अचानक से नीचे फेंकोगे तो ये क्या करेगा, अपनी सारी एनर्जी नीचे को लगाएगा, और इसी वजह से क्या होगा, डिप्रेशन आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाते हो, हाइट में ले जाते हो, तो उसकी क्या होती है, एनर्जी जो है उसके बाद आती जाती है, बढ़ती जाती है, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन सिंपल सी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पॉसिबल ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। तो भाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, तो हमें पता है कि यहाँ पे फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स को। मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, फोर्स यहाँ ग्रेविटी की अप्लाई हो रही है, नीचे को अप्लाई हो रही है ना, ग्रेविटी की फोर्स कहाँ को अप्लाई कर रही है, नीचे को। और अगर हम फोर्स लगा रहे हैं बॉल को ऊपर उठाना है तो भाई हम लोग फोर्स किस फोर्स के इक्वल लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ होगी हाइट, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को हाइट में रेस करा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा हाइट। तो आपका फॉर्मूला हो गया डिराइव mgh, ठीक है। अब डिस्टेंस यहाँ पे तो बहुत सिंपल था। अब डिस्टेंस यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है। इट इज यूजफुल टू नोट दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट द पाथ अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट इज मूव। शो अ केस वेयर द ब्लॉक इज रेस्ड फ्रॉम पोजिशन A to B. Let the height be h. In the both situation the work done on an object is mgh. अब देखो बच्चों, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। देखो यहाँ पे से अगर आपका ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है तो हम वर्टिकल हाइट देखते हैं, यानी कि जो वर्टिकल हाइट होती है ना इसको हम लोग देते हैं। हम ये नहीं देखते कि पाथ कितना उसने ट्रेवल कर रहा है ऐसे करके, मतलब ऐसे करके घुमा फिरा के नहीं देखते। आप ये डिस्टेंस नहीं देखते, आप ये वाली देखते हो खाली, ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, हाइट देखते हो बेसिकली आप। अब देखो डिस्टेंस नेक्स्ट है, आर वेरियस एनर्जी इनकन्वर्टिबल इंटरकन्वर्टिबल। तो येस डिस्टेंस आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी। सपोज डिस्टेंस मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में जो है लाइट जलती है, कैसे चलती है वो लाइट, बाहर आपका बैटरी लगी। सबसे पहला अगर आपको वो जलाना है बल्ब, तो कैसे जलाओगे, आपने बैटरी ली, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। और वो केमिकल एनर्जी क्या होगी, वो केमिकल एनर्जी आपकी जब आप स्विच ऑन करोगे तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी आपकी जो भी बैटरी के अंदर मटेरियल है ना, केमिकल्स हैं, वो हीट अप होंगे जब आप स्विच ऑन करोगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसमें। तो वो जब हीट होंगे तो केमिकल एनर्जी होगी। केमिकल एनर्जी अब किस में टर्न होगी, केमिकल एनर्जी अब डिस्टेंस आपकी टर्न होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, करंट आएगा। जब करंट आएगा डिस्टेंस तो फिर क्या होगा, जब करंट आएगा तो फिर आपका जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब जब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो जो आपका बल्ब का फिलामेंट है वो हीटअप होगा। अब जब वो बल्ब का फिलामेंट हीटअप होगा तो वो गोल्डन कलर का ग्लो करेगा और तब आपकी क्या आएगी, लाइट एनर्जी आएगी। तो डिस्टेंस इस तरह जो है आपकी वेरियस एनर्जी जो है क्या होती है, इंटर कन्वर्टिबल होती है। अब डिस्टेंस हम लोग नेक्स्ट आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक सिंपल सी चीज़ कहता है बच्चे आपका कि आपकी एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है, चाहे आप उसको नीचे गिराओ। आप कहोगे कि मैम इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, पोटेंशियल जीरो हो गई लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो गई, है। तो आपकी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, वो ना ही आपकी क्रिएट हो सकती है ना ही आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है। आपकी सिर्फ एनर्जी तभी क्रिएट हो सकती है जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से जो है जाता हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल कराना बहुत मुश्किल है ना, क्या पता हो जाए बाद में फ्यूचर में, लेकिन करवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे इस तरह जो है ये कन्वर्टेबल आपकी एनर्जी हो सकती है। तो आप फिर बाद में जो दोनों एनर्जी का सम अप करोगे तो हमेशा आपका जो है क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन द सेम। ये क्या कहता है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, ठीक है। सिंपल हो गया है हमारा। क्योंकि देखो बच्चे, मैं आपको इसको भी एग्जांपल समझाती हूँ पेंडुलम वाले। पेंडुलम का ये है, एक पेंडुलम है हमारे पास, ठीक है, ज़्यादा, हाँ ये रहा पेंडुलम है। इसका यहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है, और इसका यहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट है, यहाँ पे जो है आपका इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट हो गया इसकी, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट। और एक्सट्रीम पॉइंट में जो हाइट है ये इसकी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे नीचे ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अब डिस्टेंस यहाँ पे जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम धीरे धीरे नीचे आ रहा है पेंडुलम, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब ये इस पॉइंट में आएगा ना, ये जो इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी जीरो हो जाएगी, नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप पूरे यहाँ पे से यहाँ तक की इसकी जर्नी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्लस करोगे तो फिर क्या होगा, आपको हमसे कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा, क्योंकि जब आप ऊपर को जा रहे हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जा रही है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है।
जब आप नीचे को आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती जा रही है। तो ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, ना एनर्जी जो है क्रिएट हो सकती है, वो हमेशा जो है आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर डिस्कशन में रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात करूँ तो आपको पता है कि डिस्कशन रेट ऑफ डूइंग में मैं सपोज मान लो मैंने 2 लोगों को लिया, मैंने एक लिया 5th क्लास के बच्चे को, एक मैंने लिया सपोज मान लो 7th क्लास के बच्चे को। मैंने दोनों को जो है थोड़े थोड़े सम दिए, मतलब सिंपल वाले, मतलब मैंने दे दिए वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स दे दिए तो उसमें जो है बच्चों ने, एक मैंने 5th क्लास के बच्चे को 10 दिया, आपको भी 10 दिए। मैंने कहा कि भाई देखते हैं किसके पास ज़्यादा ताकत है, कौन जल्दी सॉल्व करता है। तो भाई आपने जो है फट से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 10 मिनट के अंदर सारे के सारे, और वो 5th क्लास का बच्चा जो है वो अभी भी कर रहा है, कर उसने भी लिया, लेकिन उसने 30 मिनट में करा, आपने 10 मिनट में कर दिया। तो फिर मैं, आप किसके पास ताकत होगी? अब मैंने आपसे पूछा कि बच्चों चलो बताओ किसके पास ताकत है, 5th क्लास वाले बच्चे के पास या 7th क्लास वाले बच्चे के पास? आप कहोगे मैम ऑफकोर्स 7th क्लास वाले बच्चे का। मैंने कहा क्यों? काम तो दोनों ने ही कंप्लीट करा है। ऐसा क्या चीज़ था जिसको देख के आपने कहा कि भाई 7th क्लास वाले के पास ज़्यादा ताकत है? आपने कहा मैम टाइम। भाई टाइम मैम उसने कम लिया, उसने ज़्यादा टाइम लिया, इसलिए वो जो है ज़्यादा ताकतवर है ना। तो मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब रेट आगे से लग जाता है ना वर्क डन में, तो मतलब आप टाइम का भी रिलेशनशिप आप वर्क के साथ कर रहे हो, है ना। तो पावर कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि टाइम आप कितने देर में कर ले रहे हो काम। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, और जो यूनिट है पावर की वो वॉट होती है, किलो वॉट में 1000 वॉट्स होते हैं। और पावर जो है वो वेरी कर सकती है डिफरेंट टाइम में। और एवरेज पावर जो है हम कैसे निकालते हैं? बाय डिवाइडिंग टोटल एनर्जी कंज्यूम बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, पहले टेस्ट आपके यहाँ पे कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर भी करवाया था, लेकिन हम कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी बहुत है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बस डिस्कशन ये चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।